फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज अपना डे 7 चल रहा है। वैसे ये सॉइल लेक्चर सीरीज में इसमें हमारे पास आज से हम आरसीसी भी चालू करें। आपसे वादा किया था मैंने कि आपका आरसीसी भी इसी में चालू करेंगे। ठीक है, तो वही आरसीसी का आज फर्स्ट लेक्चर है। आरसीसी के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो देख लीजिए। आरसीसी में हम गुप्ता एंड गुप्ता बुक करेंगे, परंतु उससे पहले एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, इसके अलावा गुप्ता एंड गुप्ता, इसके अलावा आईईएस के जो क्वेश्चन है वो, और इसके अलावा हमारे पास एक और जो भी हमारे पास लास्ट ईयर के पेपर आएंगे वो। इसमें कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगोर बुक जो है उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके काम के हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट उसका WSM में चला गया है और बहुत ही लेंथी, परंतु अगोर बुक के जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके आने लायक हैं वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर यहाँ एस अकेडमी की जो शीट होगी उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर आरसीसी के पहले हम थोड़ा सा डायरेक्ट ही क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी देखेंगे तो आप डिजाइन प्रोसेस और कोडल जो प्रोविजन है वो सारा का सारा आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा वो हो जाएगा। तो इसमें हम क्वेश्चन से रिलेटेड ही थ्योरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। आरसीसी का हमारे पास डे फर्स्ट का लेक्चर 1। ठीक है, क्या है आरसीसी में देखिए, क्वेश्चन को ही उठा लेते हैं सीधा। ये एसएससी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रो ऑफ LSM एंड WSM, दोनों के दोनों जो मेथड है हमारे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैच है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन से उठाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन नाम का कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपके कंसेप्ट हैं, क्लियर होंगे जब भी क्वेश्चन को कर पाओगे आप। डिटेल कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी आपके लिए, ये पक्का है, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, चलिए अब दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्यूशन है आपके लिए, परंतु फिर भी हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है भाई कि आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ कंक्रीट। इसके पीछे की पूरी थ्योरी एक बार देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, जो आरसीसी है उसमें भैया हमारे पास दो चीज होती है। आरसीसी में रेनिफोर्समेंट में क्या होता है, स्टील होता है, और सीसी सीमेंट कंक्रीट में हमारे पास कंक्रीट होता है। अब क्वेश्चन हमारा कंक्रीट से रिलेटेड है तो हम कंक्रीट में ही आगे बढ़ते हैं। अगर कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो कंप्रेशन में किया जाता है, सीटीएम मशीन पर कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है, सीटीएम मशीन पर किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पहले हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है आरसीसी में कंक्रीट का। ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आरसीसी का हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जो आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ मैं यहाँ कर देता हूँ। हमारे पास स्ट्रेन को कहाँ पर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर लेते हैं, इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट क्या है इसके यहाँ पर, स्ट्रेस है। तो आरसीसी का जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो पैराबोलिक आता है, वो इस तरीके से आता है और ये आता है। अगर ग्रेड कम ग्रेड का है तो वो कुछ इस तरीके से आता है, और ज्यादा ग्रेड का है तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा आएगी और फेलियर स्ट्रेन कम हो जाएगी। और कोई ग्रेड का है तो भैया उसके लिए ये कर्व इस तरीके से, स्ट्रेंथ ज्यादा है परंतु फेलियर स्ट्रेन, ये क्रॉस जहां पर लगा रहा हूं ये बेसिकली इसकी फेलियर स्ट्रेन है। तो आरसीसी का जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये आता है, जहां पर हमारे पास जो पीक है वो चाहे कोई सी भी ग्रेड का हो। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कितने का है, M20 का है, ये M25 का है, सपोज कर लीजिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में आपको पता ही, अगर आप क्वेश्चन बैच ले रहे हैं तो ये M30 का है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि चाहे कोई सी भी ग्रेड का कंक्रीट हो, सबकी अल्टीमेट स्ट्रेस, सबका जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो सेम स्ट्रेन पर ही आता है, और वो होता है 0.002 स्ट्रेन पर। उसके बाद जिसकी ग्रेड कम होती है आरसीसी के, जिसकी ग्रेड कम होती है उसका हमारे पास फेलियर स्ट्रेन थोड़ी ज्यादा होती है। तो जो ये है वो हमारे पास लगभग 0.5%, या इसको हम लिख सकते हैं 0.005। ठीक है, और जो ज्यादा ग्रेड का होता है वो हमारे पास होता है 0.3%, अर्थात 0.003। ये एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो हमारे पास कंक्रीट का देखने को मिलता है सीटीएम मशीन पर जब हम इसको टेस्ट करते हैं।
यहाँ पर एक चीज ये समझ में आता है कि फेलियर स्ट्रेन जो लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसकी फेलियर स्ट्रेन ज्यादा है, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी उसकी फेलियर स्ट्रेन कम होगी। ये सब कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर थ्योरी को, सीधा क्वेश्चन का आंसर बताना मेरा मोटो नहीं रहेगा, आपको सारी चीजें समझाना है जिससे आप कोई सी भी कर सके, है ना। तो लो ग्रेड की फेलियर स्ट्रेन ज्यादा होती है और कम की ये ज्यादा कम होती है ना, वो कम होती है हाई ग्रेड की, ठीक है। परंतु चाहे कोई सी भी ग्रेड का कंक्रीट हो, सारे के सारे ग्रेड का जो कंक्रीट है वो 0.003 से लेके 0.005 तक की स्ट्रेन में फेल हो ही जाते हैं। दूसरा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ये वाला भाग है ये कम स्ट्रिप होता है और बाद में अल्टीमेट पॉइंट के बाद ये बहुत तेजी से नीचे गिरता है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, हाई स्लोप है यहाँ, ठीक है, हाई स्लोप। जबकि ये जो है इधर वाला, इसका जो स्लोप है ये लेस स्लोप होगा, ये हमारा लेस स्लोप होगा, ठीक है। ये वीडियो मैं आपका क्या कहते हैं यूट्यूब पे पब्लिक भी कर रहा हूँ, इसके बाद के सारे वीडियो आपके पब्लिक नहीं होंगे। आपको अगर इसी पूरी सीरीज का अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो आप हमारी सिविल वॉर जो ऐप है, सिविल वॉर जो रूम ऐप है उस पर जाकर, सिविल वॉर रूम जो ऐप है उस पर जाके आप इसके डिटेल सारे क्वेश्चन बैच, जिसमें अभी सॉइल और आरसीसी का क्वेश्चन बैच चल रहा है, वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारी जो ऐप है सिविल वॉर रूम ऐप प्ले स्टोर पर जाएं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इससे पहले वाला जो वीडियो है जो ऐप से रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन मैंने बनाया था वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोबारा से हम यहाँ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, परंतु जब डिजाइन किया जा रहा है, जब डिजाइन किया जाता है तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया गया, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाइड कर दिया गया। अब जो हमारा कोड है IS 456-2000 जो कोड चलता है हमारा 456-2000, उसमें इसको कैसे अडॉप्ट किया गया है वो देख लीजिए। इसमें हमारे पास क्या है, जो इनिशियल जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का पोर्शन है उसको तो ले लिया गया है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो इनिशियल पैराबोलिक पोर्शन है जहां तक ले लिया गया है ये, परंतु उसके बाद का जो डिक्रीजिंग वाला जो अपने पास ये था, डिक्रीजिंग जो कर्व है, जो डिक्रीजिंग वाला पोर्शन था ये वाला, इसको भैया हमारे पास इन्होंने क्या किया है, हटा दिया है। ये जो डिक्रीजिंग वाला पार्ट है इसको हटा दिया गया है, इसको इन्होंने नहीं कंसीडर किया और कहा कि भैया अल्टीमेट के बाद इससे ज्यादा स्ट्रेस तो ले नहीं पा रहा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इसके बाद इसको कांस्टेंट मान लिया गया है और रेक्टेंगुलर मान लिया गया है। यानी कुल मिला के जो हमारा कोड है WSM का नहीं LSM का, ये LSM की बात चल रही है भाई, ठीक है। वो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर तो सब जगह है, परंतु ये LSM की बात कर रही है। तो LSM में लिमिट स्टेट मेथड में ये हमारे पास है, और फेलियर स्ट्रेन जो है हमारे पास वो हमारे पास 0.00 एवरेज फेलियर स्ट्रेन 0.0035 मान ली। इससे ज्यादा कोई भी ग्रेड का कंक्रीट, कोई भी ग्रेड XYZ कोई सी भी ग्रेड का कंक्रीट होगा जो इससे ज्यादा स्ट्रेन नहीं दर्शाएगा, ठीक है। 0.002 पर सभी प्रकार के कंक्रीट की जो स्ट्रेस वैल्यू है वो फिक्स आएगी, और जो अपने पास करेक्टर यहाँ पर जो है स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस जो है हमारे पास वो इसकी वैल्यू होगी जो भी स्ट्रेंथ मानी जाएगी। तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK से व्यक्त कर देते हैं। परंतु अगर आप याद करें तो जो ये CTM मशीन पर आपने जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का टेस्ट किया है ये क्यूब टेस्ट हुआ है, और ये 150 गुणा 150 की क्यूब पर टेस्ट हुआ है। जबकि बिल्डिंग जो होती है उसमें तो काफी बड़े बड़े अपने वो होते हैं, बिल्डिंग जो होती है उसमें जो बीम होता है या स्लैब होता है वो कोई छोटा सा ये थोड़ी होता है, ब्लॉक कंक्रीट का इतना सा ब्लॉक थोड़ी होगा। तो छोटी चीज को तोड़ने में स्ट्रेंथ ज्यादा दर्शाती है, जबकि बड़े स्ट्रक्चर में अपने पास बड़े जो अपने स्ट्रक्चर मेंबर होंगे, चाहे बीम होगा, स्लैब होगा या कॉलम होगा, वो हमारे पास क्या होगा, इससे कम स्ट्रेंथ दर्शाएंगे। तो जो हमारा क्या होगा, वो साइज इफेक्ट के कारण इसमें हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ ली गई है, केवल 0.67 FCK को ही कंसीडर किया गया, क्योंकि स्मॉल साइज की क्यूब ज्यादा डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रेस दर्शा रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसके बाद भी यदि मटेरियल, क्योंकि कंक्रीट हमारा किससे बन रहा है, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और वाटर वगैरह जो भी है, उनकी क्वालिटी में कोई भी दिक्कत होगी तो वहां पर हमारे पास जो अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो माना कितना गया है
वो माना गया है हमारे पास 1.5 कंक्रीट का होता है और स्टील के लिए 1.15 होता है। तो आप इसका जब भाग दोगे, जब इसका आप भाग दोगे तो ये हमारे पास आएगा, कहाँ गया यार कर्सर, कहाँ गया, ये रहा, हाँ, तो ये हमारे पास आएगा 0.45 FCK। इसको अगर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखें तो ये होगा 0.446 FCK, ठीक है। तो उसी के बेस पर ये हमारे पास ये है। तो भैया जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो पार्शियली पैराबोलिक होगा और पार्शियली रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। उसमें ऑर्डिनेट जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। स्टील में क्या होता है वो हमारे पास अगले किसी ना किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, वो आपको समझ में आ भी जाएगा। फेलियर स्ट्रेन पर ध्यान रखेंगे और एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर भी आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और ये है। इसके अलावा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी बात है, चलो किसी क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम वहां देख लेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, जो हमारे कोड में है, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर भी है और पैराबोलिक भी है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। और यही जो कर्व है, अगर इसी कर्व को आप उठाकर देखें तो यही कर्व क्या होगा, इस तरीके से पैराबोलिक वाला पोर्शन ये और रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन ये। तो हम कोड ऐसे बनाते हैं और उसके बाद स्टील को हम ऐसे 0.87 FY इस तरीके से दर्शाते हैं और ये 0.45 FCK इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो पार्शियली रेक्टेंगुलर होती है और ये न्यूट्रल एक्स होती है। चलो किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, इसी में सारी डिटेल में चलेंगे तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी, बहुत लेंथी चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, C होगा, ठीक है। जबकि एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व केवल और केवल कैसा था, पैराबोलिक था, केवल और केवल पैराबोलिक था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, SSC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो मैं रफ कर रहा हूँ बोर्ड को, आप पॉज करके बैक करके उतार लीजिए जो भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहना चाह रहा है आपसे कि द लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। अब यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस की बात हम कर ही लेते हैं, जब इतना आ ही गया ये क्वेश्चन, अभी हमने जिक्र ही किया था न्यूट्रल एक्सेस का, ठीक है। आरसीसी में सबसे पहले एक बार तो ये देखिए, अगर ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, न्यूट्रल एक्स होती क्या है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रल एक्स को हिंदी में बोलते हैं उदासीन अक्ष। तो ऊपर से जब कोई लोड आता है तो ये बीम इस तरीके से बैंड हो जाती है। तो इसके एक तरफ कंप्रेशन आता है और एक साइड में टेंशन आता है। ये तो मैंने लाइन डायग्राम बनाया। अगर मैं कोई बीम है और उसको प्रॉपर तरीके से मैं बनाऊं, मान लीजिए ये लीजिए, प्रॉपर तरीके से बनाई, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो बैंड होगी तो ये किस तरीके से बैंड होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इस भाग में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा और इस भाग में क्या आएगा, टेंशन आएगा। यहाँ के नीचे के फाइबर सारे खींचेंगे और ऊपर के सारे जितने भी फाइबर हैं वो अपने पास कंप्रेस होंगे। अब बीम को साइड से अगर देखें, तो बीम कुछ इस तरीके से रहेगी। तो बीम का जो ये वाला पोर्शन है, इसको मैं नीचे बना रहा हूँ, ये वाला, ये बीम का क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, जहां पर मान लीजिए ये इसकी विड्थ है और ये इसकी डेप्थ है। तो अगर आप बेंडिंग में थोड़ा बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं और मन की आंखों को थोड़ा देख पा रहे हैं, तो बेंडिंग में जो बीम है वो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस अक्ष के प्रति घूम रहा है, ठीक है, इस अक्ष के प्रति घूम रहा है। तो जो जिस एक्सेस के अबाउट रोटेट होता है, सॉम में भी आप देखते हो 2 तरह की एक्सेस होती है, एक तो होती है न्यूट्रल एक्सेस। अगर न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट, वापस बोल रहा हूँ ढंग से सुनना, अगर न्यूट्रल एक्स के सापेक्ष किसी सेक्शन को घुमाते हैं तो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है। बेंडिंग मूवमेंट मतलब एक तरफ कंप्रेशन एक तरफ टेंशन। और यदि पोलर एक्सेस के सापेक्ष घुमाते हैं तो टॉर्शन उत्पन्न होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है ये न्यूट्रल एक्सेस होती है, ठीक है। तो बीम की ये वाली जो एक्सेस है वो न्यूट्रल एक्सेस होती है। मैक्सिमम बच्चे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस को न्यूट्रल एक्स मान लेते हैं, ठीक है, जबकि नहीं होती। न्यूट्रल एक्स हमेशा क्रॉस सेक्शन में होगी, ठीक है। अब इस न्यूट्रल एक्सेस बेंडिंग में जो ये न्यूट्रल एक्सेस एक और होगी अगर दूसरे प्लेन में, पर अभी हम इसकी बात करें तो ये जो है ये अक्ष हमारी न्यूट्रल एक्स है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, ये कह रहा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कितनी होती है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ जो होती है वो हमारे पास क्या क्या होती है, एक्सिव लिमिटिंग, जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है, कोड हमारा कहता है 3। अगर हमारे पास FE 250 है, FE 415 है और FE 500 है, ठीक है, FE 500 है, तो यहाँ पर ये होगी 0.5
0.53D, फिर होती है 0.48D और फिर होती है 0.46D। ठीक है, ये तीन हमारे पास लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वह डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है जहां पर कंक्रीट और नीचे का जो स्टील है दोनों एक साथ फेलियर पॉइंट पर आते हैं। मतलब इसके भी फेलियर और कंक्रीट का भी फेलियर सेम पर होता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। चलो थोड़ा सा मैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में और थोड़ा सा अपने पास आपको डिस्कस करा देता हूं, जिससे कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। न्यूट्रल एक्स तो समझ में आ गई ना, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्स की अगर बात करूं तो यहां पर देखिए, अगर मान लो ये हमारा बीम है, ये हमारा बीम है न्यूट्रल एक्सिस में, तो यहां पर होगा क्या, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वह एक्स होती है जहां पर स्टील भी अपने चरम मान पर होता है, क्योंकि देखिए फेलियर स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेस को माना जाता है, उसमें अगर 1.15 का मैं भाग दे देता हूं तो ये आ जाता है 0.87 FY। ठीक है, और कंक्रीट के लिए आपने इससे पहले देख लिया आप ये भी। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्शियली रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक पार्शियली ये है ना 0.45 FC के। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको आनी चाहिए, अगर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU है तो उसका जो ये वाला भाग है पैराबोलिक भाग है ये 4/7 XU होगा, और जो रेक्टेंगुलर भाग है वो 3/7 XU होगा। मतलब ज्यादा बड़ा पैराबोलिक वाला पोर्शन है और छोटा जो है वो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है, 3/7 XU और 4/7 XU। ठीक है, और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पर जो कंक्रीट है और नीचे का जो स्टील है दोनों अपने सेम वैल्यू पर सेम टाइम पर फेल होते हैं। ठीक है, और इस तो पूरे का एरिया जो है स्ट्रेस ब्लॉक का वो होगा 0.36 FC के B इंटू में XU। ठीक है, जहां पर यूनिट विड्थ है तो ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इतना ही बहुत है इसमें, और क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे, वहां हम देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, कोड ने इसको अपन डेरिवेशन भी कर सकते थे पर जरूरत नहीं है कोड में इसमें, ये डायरेक्ट याद रख सकते हो। 0.53D FE 250 के लिए, 0.48D FE 415 के लिए और 0.46D FE 500 के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आरसीसी प्रॉपर रूप से और अच्छे से अभी फ्लो में आ जाएगी। आज क्या मैं लेट बहुत हो गए, पर आज मैंने आपको वादा किया था कि अपन आरसीसी का लेक्चर लाएंगे जरूर, इस वजह से हम आरसीसी का लेक्चर यहाँ पढ़ा रहे हैं। FE 500 के लिए भी बताया हुआ है इन्होंने, कितना दे रखा है, FE 500 के लिए 0.44D होता है। ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का इन्होंने डेरिवेशन भी दे रखा है ये वाला। ठीक है, ये किस तरीके से आ रहा है ये भी मैं दिखा रहा हूं आपको। इस पर और भी क्वेश्चन अब जब पढ़ ही रहे हैं तो डिटेल में ही पढ़ लो, नोट डाल के देखिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का और क्या क्या क्वेश्चन आता है ये और देख लीजिए। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पर स्टील और स्टील और हमारे पास कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होते हैं। पहली बात ये समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास ये जो अभी ये हमारे पास ये मान लीजिए ये बना हुआ है बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर ये हमारे पास जो भी स्टील है AST बोल देता हूँ, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं स्ट्रेन डायग्राम की बात करूँ तो आपको मैंने बताया रखा फेलियर स्ट्रेन, मैक्सिमम फेलियर स्ट्रेन कितनी हो सकती है आर्स कंक्रीट में 0.005। ठीक है, और हमारा जो ये जो कोड है IS 456/2000 उसके हिसाब से जो ये फेलियर स्ट्रेन होती है अपने पास स्टील में वो होती है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। ठीक है, कैसे आया अभी बता देंगे अपन, पर अब तो आपको पता तो है ही थोड़ा बहुत। ठीक है, और स्ट्रेस ब्लॉक पार्शियली रेक्टेंगुलर पार्शियली पैराबोलिक होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेस ब्लॉक होता है 0.87 FY और ये होता है 0.45 FC के। अब यहाँ पर ये देखिए स्टील भी अपनी चरम फेलियर स्ट्रेन पर आता है और कंक्रीट भी अपने फेलियर स्ट्रेन पर होता है। तो उस डेप्थ को अगर ड्राइव करना चाहो आप तो एक्सिव लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल रूल लगा रहा हूँ, सिमिलर ट्राइंगल रूल लगाता हूँ, इतनी दूरी पर जाने पर इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें XU ये वाला XU बटे में 0.0035 बराबर में, अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो ये वाली डेप्थ कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डेप्थ क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ D होगी।
तो ये वाली डेप्थ कितनी बचेगी भाई, बताओ, खुद ही बताओ। डी माइनस में एक्स यू लिमिटिंग बटे में स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 0.002 प्लस में 0.87 एफ वाई बटे में ई एस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो हमने क्या किया, सिमिलर ट्राइंगल रूल का प्रयोग किया है और इनको बराबर किया है। तो यहां से अगर मैं एक्स यू लिमिटिंग निकालना चाहूं तो क्या होगी, देखो जो ये वाला फॉर्मूला है ना आपके सामने, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप कब तक याद करोगे, याद रखने में दिक्कत होगी। याद भी हो जाएगा परंतु उसके लिए आपको पहले कुछ आना तो चाहिए। तो यहाँ पर इस वाले डेरिवेशन को अगर थोड़ा और करूँ तो यहाँ पर ये देखिए डी माइनस में एक्स यू के नीचे तो मैं एक्स यू ले आया, मतलब इसको तो इधर ले आया, इसको ऊपर ले आया 0.002 प्लस में 0.87 एफ वाई बटे में ई एस। न्यूट्रल एक्स के सारे क्वेश्चन यही हो जाएंगे। बटे में हमारे पास क्या होगा 0.0035, यही तो आएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो इसका डिवाइड इधर भी करूंगा इधर भी करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी बटे में एक्स यू माइनस में 1 बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा 0.002 प्लस में 0.87 एफ वाई बटे में ई एस बटे में 0.0035। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं बोर्ड को ऊपर कर रहा हूँ भाई। ठीक है, डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको कुछ समझा पाऊँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगर मैं इस 1 को उधर ले जाता हूँ, अगर मैं उस 1 को उधर ले जाता हूँ, 1 को उधर ले जाता हूँ तो ये क्या बचेगा, डी एक्स यू बराबर में ये उधर जाएगा तो 0.002 प्लस में 0.87 एफ वाई बटे में ई एस तो है ही है, बटे में 0.0035 प्लस में 1 होगा, प्लस में 1 होगा। ये एलसीएम जब आप लोगे तो ये आएगा, ये जुड़ेगा 0.0035 0.002 प्लस 0.87। क्यों मैं भाग रहा हूँ, आराम से कर लेता हूँ, अपने पास घना ही टाइम है। प्लस में 0.0035। ठीक है, अगर इसको मैं और ऊपर करूँ तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, बोर मत होना भैया आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन में चला गया क्योंकि भाई ने अपना जो सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा था तो हमने एक स्टेप और एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर ये देखिए 0.0055 प्लस में 0.87 एफ वाई बटे में ई एस बटे में 0.0035। ये हमारे पास डी बटे में एक्स यू आ गया। ठीक है, डी बटे में एक्स यू आ गया। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, तो अब देखो एक्स यू बटे में डी क्या हो जाएगा, एक्स यू बटे में डी हो जाएगा, उलट दूँ 0.0035 बटे में 0.0055। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है भैया। ठीक है, बटे में एफ वाई बटे में ई एस। ये हमारे पास है आरसीसी का बेसिक फॉर्मूला, ये लिमिटिंग डेप्थ का फॉर्मूला। अब यहाँ देखो, इस पूरी लिमिटिंग डेप्थ में आपने एक बात गौर करी, कहीं भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं है का मतलब यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर निर्भर नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो काय पर निर्भर करती है, ग्रेड ऑफ स्टील पर करती है। कोई सी भी ग्रेड ऑफ स्टील ई का तो सेम ही होता है सबका, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm²। और बीम की डायमेंशन डेप्थ पर भी निर्भर करती है, यानी बीम की डायमेंशन पर भी निर्भर करती है, सब पर करती है, परंतु किस पर नहीं करती, हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर निर्भर नहीं करती। बार बार कह रहा हूँ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर निर्भर नहीं करती। और क्या क्वेश्चन है जो नोट में आप पढ़ना चाहोगे? यहाँ पर एक नोट की बात और है जो आपको आनी चाहिए। क्या? ग्रेड ऑफ स्टील जैसे जैसे बढ़ रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास एक्सयू का मान कम होगा, एक्सयू का मान कम होगा। अब यहाँ पर एफ 250 रखो, आप 250 के लिए रखो, ई का मान 2 × 10⁵ रखोगे और बाकी सबको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.53। ठीक है, ये सारा वैल्यू आएगी 0.53 और फिर ये डी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा। एफ यहाँ पर 250 की जगह कितना रख दो, 415 रखो, ई एस का मान तो यही रहेगा, तो फिर करोगे तो ये आएगी 0.48 डी। इसी तरीके से एफ 500 रखोगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ये 0.46 डी। और यदि एफ 550 रखोगे तो अभी इन्होंने बता रखा है बुक ने 0.44 डी।
ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की पूरी थ्योरी है। ये जरूर याद रखना आप यहाँ पर क्या कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ रहा है? ठीक है, अपने पास आरसीसी थोड़ा स्लो चलेगी, सॉइल की तरह नहीं, क्योंकि ये अपना डिजाइन का सब्जेक्ट है और यहाँ पर समझाने में इसी तरीके से टाइम लगता है एक एक क्वेश्चन को। थ्योरी हम करते जा रहे हैं, आप एक भी लेक्चर मिक्स मत करना, क्योंकि जो डेरिवेशन मैंने एक बार करा दिया इसमें या जो एक्सप्लेनेशन करा दिया है उसको फिर मैं ऐसे कहूंगा कि भैया उस क्वेश्चन में मैंने कराया था। ठीक है, और ये क्वेश्चंस को आप करते करते काफी आगे निकल जाएंगे, ये आप याद रखना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया है इसका डेरिवेशन। तो आपको ये जो चीज है याद, अब यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, इन्होंने जो ये बना रखा था वो भी मैंने बता दिया एक्सप्लेनेशन में आपको, और उसका जो मेन कोड है वो भी आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिखा हुआ देखो, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, चलो जी, कोई इश्यू नहीं है, आगे चलते हैं। ओके बिटिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन का है। देखिए ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की थ्योरी एक साथ मिक्स कर ली है इन्होंने। तो हम यहाँ डिफ्लेक्शन की बात करें तो गुप्ता एंड गुप्ता करना जरूरी है। पहले गुप्ता एंड गुप्ता में मैं आपको क्या कहते हैं चैप्टर वाइज ही करा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो अपन कल गुप्ता एंड गुप्ता क्वेश्चन भी करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए ज्यादा नहीं, बस शुरू करना था। श्री गणेश हो गया, ये अच्छी बात है 1 तारीख से। ठीक है, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एस्पेक्ट रेशो होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, इफेक्टिव लेंथ बटे में डी का रेशियो जो होता है वो किसी भी सूरत में हमारे पास किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारे पास किससे, अगर कैंटिलीवर बीम है तो किसी भी सूरत में आपका किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कौन सी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हमारे पास कौन सी अगर कंटिन्यूअस बीम है तो हमारे पास 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और भी डिटेल है इसमें, वो हमारे पास बाद में देखेंगे एक साथ ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो बस एक माइनर क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि स्पान और डेप्थ का जो रेशो होता है उसकी बात यहाँ पर की जाती है। फिर यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो कैसे गुणा होता है वो बात की बात है। यही जो सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है वही सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात भी वही होता है। ये कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, चलिए, और ये 26 पर होता है। इसके अलावा 2A स्लैब में अंतर होता है तो अपन स्लैब वाले में ही देखेंगे। तो ये हमारे पास ये हो गया। चलिए, श्री गणेश हो गया इस सब्जेक्ट का। कल से अपन इसमें डिटेल में पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेट हो रहे हैं आज काफी, तो अपन कल ही करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को बता दें। जय हिंद, वंदे मातरम।